आज की क्लास में हम जो है वो अलजेब्राइक, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो इंटीग्रल डोमेन है अगर उसे z से रिप्लेस कर दिया जाए तो इंटीग्रल ओवर z जो है उसे हम अलजेब्राइक इंटीजर कहते हैं। हमने डिफरेंट जो है वो एलिमेंट देखे थे और ये देखे थे कि वो अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं या नहीं हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक क्लेम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर हम ये देखें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 upon square root of 2 is not an algebraic integer. ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि ये अलजेब्राइक इंटीजर नहीं है, ये हम क्लेम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है, यानी कि इसकी कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव कर देंगे। तो हमने अस्यूम किया कि लेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन अलजेब्राइक इंटीजर। ठीक है, हमने ये अस्यूम कर लिया कि अलजेब्राइक इंटीजर है। तो देन, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a null a1 till a n-1 such that एक पॉलिनोमियल हमारे पास एग्जिस्ट करेगा x टू द पावर n प्लस a सब n-1 x टू द पावर n-1 till a1 x प्लस ए नल इज इक्वल टू 0। इस तरह से कि 1/√2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 1/√2 इसमें रखा जा सकेगा। तो 1/√2 की पावर n प्लस ए सब n-1, फिर इसके बाद आपने रख दिया इसे यहाँ पे, जहाँ x है उसकी जगह 1/√2 लिख दीजिए सिंपली। तो आपने लिख दिया 1/√2 to the power n-1 till a1 टाइम्स 1/√2 प्लस ए नल इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 की पावर n से। तो √2 की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर प्लस ऊपर n है नीचे n-1, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो a n-1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टिल, यहाँ ऊपर a1 √2 की पावर n ऊपर आएगी तो इससे डिवाइड होगा ये, तो √2 टू द पावर n-1 हो जाएगा, फिर प्लस a नल √2 टू द पावर n आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा कीजिए कि √2 वाले एक साथ कर लें और √2 के बगैर एक साथ कर लें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले √2 वाले हैं और कौन से √2 के बगैर वाले हैं? तो इसका बहुत सिंपल है, ये 1 है, इसमें √2 नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती तो उसमें √2 की, जैसे √2 की पावर बढ़ती जा रही ना, इधर √2 की पावर 0 है, इधर √2 की पावर 1 है, इसके बाद होती √2 की पावर 2। तो जब √2 की पावर 2 होगी तो फिर वो सारे के 2 हो जाएगा, तो √2 नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 a टू दी a n-2, फिर प्लस इसके बाद होता a n a जी कोई, फिर इसके बाद यानी 2a सब n-2 हो गया, a n-2 हो गया। इसके बाद जाहिर है कि एक टर्म आती जिसमें √2 की अर्थ 3 होती, तो उसमें तो √2 रहता मौजूद। फिर एक होती स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 वाली टर्म, तो जब पावर 4 वाली टर्म होती तो उसका फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ख़त्म हो जाएगा, तो वो a सब n-4 होगी।
और ये हो जाएगा 4a सब n माइनस 4। तो इस तरह की जो टर्म्स होंगी सारी जिसमें इवन पावर्स होंगी, उसमें से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म होंगी उनको हम अलग कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म्स जो है वो कौन सी होंगी, वो ऑड टर्म्स होंगी, जैसे कि ये है a सब n माइनस 1, a सब n माइनस 1 आ गया। फिर इसके बाद होता a सब n माइनस 3, जिसमें रूट 2 की पावर 3 होती। तो रूट 2 की पावर जो 3 होती, तो उसमें से क्या होता कि ये हो जाता 2 रूट 2, तो रूट 2 इधर आ गया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता 2a n माइनस 3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है ये चलेगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह चलता रहेगा। अब आप ये देखिए कि ये आपके पास है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स a सब n माइनस 1 प्लस 2a n माइनस 3 प्लस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2a सब n माइनस 2 प्लस 4a सब n माइनस 4। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें कि ये जो आपके पास रूट 2 का कोएफिशिएंट है a सब n माइनस 1 प्लस 2a n माइनस 3, ये सब है। तो अगर ये 0 नहीं होता है तो उसको तो उधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं। तो इफ a n माइनस 1 प्लस 2a सब n माइनस 3, ये अगर 0 नहीं है, सो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देन तो इसको ले जाके उधर डिवाइड कर देंगे आप। तो इस तरह से हमारे पास रूट 2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2a सब n माइनस 2 प्लस 4a n माइनस 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय a n माइनस 1 प्लस 2a n माइनस 3, क्योंकि ये 0 नहीं है तो लिहाजा इससे डिवाइड किया जा सकता है। तो इससे आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि ये 1 इंटीजर है, कोएफिशिएंट सारे इंटीजर्स हैं, और ये सारे एज जो हैं वो इंटीजर्स हैं। ये हमने यहाँ पर लिया हुआ था कि सारे n माइनस 1 तक सारे इंटीजर्स हैं। तो अगर ये न्यूमरेटर में भी इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स हैं, तो इनका रेशो क्या आना चाहिए, एक हमारे पास रैशनल नंबर आना चाहिए। जबकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो इज रैशनल, क्योंकि ये रैशनल है, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। तो इज रैशनल contradict that square root of 2 is irrational। स्क्वायर रूट ऑफ 2 irrational होता है। अब दूसरा केस ये कि अगर ये 0 हो जाए, यानी दो ही केस हो सकते हैं, या तो 0 होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 नहीं है तो फिर तो हमें जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इससे हमारे पास आ रहा है रैशनल। तो वो जो हमारी असम्पशन थी कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है वो रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन कब, जब ये 0 हो। लेकिन अगर ये 0 नहीं हो तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो इफ a सब n माइनस 1 प्लस 2a n माइनस 3 ये इज इक्वल टू 0, देन अगर ये 0 हो जाए तो इसकी जगह 0 रख देंगे। तो 0 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब या यहाँ रख दें, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये सब आ जाएगा। देन तो इसका मतलब है हमारे पास आ गया 1 प्लस 2a सब n माइनस 2 प्लस 4a सब n माइनस 4 till is equal to 0, which is not possible।
ये 0 होना इसका पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसकी रीज़न ये है कि अगर ये a जो है सारे इंटीजर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट सारे इवन नंबर्स हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये इवन नंबर्स जो है इनके कोएफिशिएंट्स हैं। तो अगर इवन नंबर इनके कोएफिशिएंट्स हैं तो ये हमारे पास, तो इनका जो सम या प्रोडक्ट होगा वो या तो 0 होगा इनका, यानी इधर जो जितने भी आएंगे तो इनका सम या इनके प्रोडक्ट का सम, ये जो इवन के साथ प्रोडक्ट होके फिर उसका सम निकालेंगे, वो या तो 0 होगा या फिर कोई इवन नंबर होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्योंकि वो 0 या इवन नंबर होगा तो ये हमारे पास 1 आ गया जो कि ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब मिल के कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए? इसका रिजल्ट हमेशा एक ऑड होना चाहिए, वो नेगेटिव हो या क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव। तो 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज सिंस 1 + 2a n - 2 + 4a sub n - 4 must be odd। ठीक है, ये हमेशा ऑड होना चाहिए क्योंकि ये 1 ऐड हो रहा है इवन में। अगर ये ऐड हो जाता है तो फिर और नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड कर, फिर ये क्योंकि ये ऑड है तो हमारी जबकि ये हमारे पास अगर इसको 0 ले लें तो ये 0 आ रहा है, इसको 0 लेने से 0 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी असम्पशंस थी वो इस चीज़ के 0 या नॉन 0 दोनों होने से हम कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको अलजेब्राइक इंटीजर नहीं ले सकते। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1/√2 इज नॉट एन अलजेब्राइक इंटीजर। तो ये अलजेब्राइक इंटीजर नहीं है। अच्छा, अब यही जो काम कर रहे हैं अलजेब्राइक इंटीजर यानी इंटीजर्स के लिए, ये काम जो है वो हम फील्ड के लिए भी करते हैं। यानी कि अब यही सारी कुछ चीज़ें जो आपने यहाँ देखी थी, ये देखें पुरानी चीज़ें, अगर इनको मैं रिप्लेस कर दूं तो ये ये जैसे ही कह रहे हैं एलिमेंट इंटीग्रल ओवर अ डोमेन, तो ये ए एक डोमेन है, बी उस बी भी डोमेन है, ए सब डोमेन है बी की। तो अगर इस ए की जगह मैं यहाँ पे एक फील्ड लिख दूँ, यहाँ भी एक फील्ड हो जाए, ठीक है ना, जैसे फील्ड जो है वो हमारे पास इसको मैं फील्ड कह दूँ अगर, और ये भी हमारे पास एक फील्ड हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये जो बी है इस एलिमेंट को कहेंगे अलजेब्राइक ओवर अ फील्ड। यानी कि ये इंटीग्रल ओवर था, ओवर अ फील्ड था, तो ये अब हो जाएगा अलजेब्राइक ओवर फील्ड। तो बस ये फ़र्क है कि अगर आपके पास ये फील्ड हो जाता है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 के लेक्चर्स हैं उसमें ये मौजूद है, तो ये आप उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर में भी ये देख लीजिएगा इसके बारे में। तो ये फील्ड जो है वो बन जाता है, यानी कि अगर आपके पास एक फील्ड ए है और उसकी सब फील्ड, सॉरी ए सब फील्ड है बी की, ठीक है, तो अगर हम ये ले रहे हैं कि लेट बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ये जो बी बिलोंग्स टू बी है, ये जो बी इज अलजेब्राइक, उधर ये था इंटीग्रल ओवर बी, अभी इंटीग्रल ओवर ए, तो ये बी इज अलजेब्राइक ओवर ए। तो जब हम अलजेब्राइक ओवर कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये सारी हमारे पास फील्ड्स हैं। ये ए सब फील्ड है, किसकी सब फील्ड है? बी की, बी भी एक फील्ड है। तो बी इज अलजेब्राइक ओवर ए इफ देयर एग्जिस्ट a1 a null a1 an - 1
यानी कि ये जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि ये यहाँ पर अगर हमारे पास ये बी में सॉरी ए में ये मौजूद है सच दैट कि हमारे पास बी टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस वन ए वन बी प्लस ए नल इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और अगर अब इस जैसे वहां पर आपने डोमेन को जो है ये वाली जो डोमेन है उसको रिप्लेस किया था किसके जरिए, उसको रिप्लेस किया था z के जरिए पिछले वाले में डोमेन को, तो वो जो अलजेब्रा तो वो जो इंटीग्रल ओवर ए था वो बन जाता था क्या अलजेब्राइक इंटीजर। अब अगर हम इसको q से रिप्लेस कर दें a को तो ऐसी सूरत में ये बन जाएगा अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर। ठीक है, तो अलजेब्राइक नंबर्स जो है वो क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए ओवर क्यू वो जो है वो अलजेब्राइक ओवर क्यू हो जाए तो वो अलजेब्राइक नंबर। देखें एग्जांपल जो है वो मैं इसकी देता हूँ, इससे ज़रा क्लियर होगा कि जैसे कि अगर आपके पास जो है वो एक एलिमेंट है √2, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक आर का एलिमेंट है या सी का एलिमेंट ले लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस टू जो कि क्यू रूट एक्स में है। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल रिंग में है, तो क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि, तो इसमें हम ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अलजेब्राइक नंबर। तो ये अलजेब्राइक नंबर है क्योंकि हमारे पास ये जो फील्ड है यहाँ पे क्यू है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा के बजाय हम ये ले लेते हैं वो 1 अपॉन आयोटा एक्चुअली माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा ही ले लेते हैं। आयोटा जो है एक एलिमेंट है जो कि सी का एलिमेंट है। ठीक है, और अब हम इसके लिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस टू, और जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन, जो कि हम ये कह रहे हैं कि ये आर एक्स जो पॉलिनोमियल रिंग है इसके अंदर है। ठीक है, और आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी। तो ये जो आई है इज अलजेब्राइक अलजेब्राइक ओवर आर। तो ये अलजेब्राइक ओवर आर होगा, आयोटा आयोटा या आई अलजेब्राइक ओवर आर होगा। ठीक है, इसे अलजेब्राइक नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आर आ गया, तो अगर कोई फील्ड जो है वो हमारे पास क्यू होगी तो उसे जो है वो फिर हम क्यू की सूरत में अलजेब्राइक नंबर कहेंगे, अदरवाइज वो अलजेब्राइक ओवर अ फील्ड जो है वो कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की हम बात कर रहे थे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो हमने देखा था कि अलजेब्राइक इंटीजर नहीं है, लेकिन ये अलजेब्राइक नंबर है। अलजेब्राइक नंबर क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल रिंग हम क्यू एक्स में, ये पॉलिनोमियल रिंग कहलाता है। पॉलिनोमियल रिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने पॉलिनोमियल लिखे जाएंगे उसमें वेरिएबल हमारे पास ये इंडिटर्मिनेट जो है वो एक्स होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब इसी तरह से जो है वो अगर आपके पास जो है ये हमारे पास एक फील्ड है क्यू स्क्वायर रूट ऑफ टू, क्यू स्क्वायर रूट ऑफ टू जो ये फील्ड है इसके एलिमेंट्स होते हैं ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ टू सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू। ये हमारे पास फील्ड है।
ठीक है। और ये सब फील्ड है एक दूसरी फील्ड की जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसको हम फॉर एग्जांपल ए कह रहे हैं, और एक दूसरी फील्ड है इसको हम बी कह रहे हैं, और उसके एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस वाई आई प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस डब्लू डब्लू आई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 such that x y z w बिलोंग टू q। आप आसानी के लिए इस फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं q, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम के बाद में पढ़ेंगे कि ऐसे लिखा जा सकता है, एक ही चीज़ होती है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, इसको हम b कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब ये q स्क्वायर रूट ऑफ 2 is a subfield of q स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा आयोटा, यानी कि ये वाली जो b दी हुई, और आपको पता है कि ये सब फील्ड q जो है वो इसकी भी सब फील्ड होगी। ठीक है, तो अब अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं इस b का या ये वाले का, एक एलिमेंट हमने लिया, जैसे कि अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं 1/2 1 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एलिमेंट जो है ये q स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा आयोटा इसमें मौजूद होगा। अगर इसके लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मौजूद है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है और उसके कोएफिशिएंट्स इसके अंदर हैं, तो ये अलजेब्राइक जो है ओवर ये q स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहलाएगा। तो जैसे कि अगर आप ये देखें तो आपने लिखा कि इसको ले लिया x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसे जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई भी 1/2 मल्टीप्लाई भी आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको फर्दर देखें तो ये हो जाएगा 1/4, फिर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस √2/2, और फिर उसके बाद प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, तो 1/2 कर दें, और फिर उसके बाद प्लस ये जो है आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, या ये इसके यानी कि ये तो 1/2 आएगा, 1/2 तो लिख दिया है, और फिर उसके बाद जब ये 2 इसके नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख लें कि इसमें फर्दर जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है 1/2 इसमें ये आप क्या करें, 1/4 प्लस 1/2 इनको साथ लिखते हैं, फिर प्लस
इन दोनों का इसका और इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 आयोटा रूट 2, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ये आ जाएगा, तो बहुत लंबा सा हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड करके इसमें से मतलब आयोटा कॉमन ले लें और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग कर दें, उसके नीचे भी 2 लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा ये √2 1/√2 हो जाता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1/4 में ये ऐड करेंगे 3/4 आ जाएगा, प्लस ये √2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस, और दरअसल इसको हमें इन जैसा इनमें से जो है वो बनाना है, ठीक है ना, इस तरीके से जो है वो कुछ करना है कि इस तरह से जो है बन जाए। तो अगर हमें इस तरह से, क्योंकि आयोटा ख़त्म करना होगा, वापस इस तरह से जो है वो कुछ हमारे पास आ जाए कि 1 प्लस आयोटा प्लस √2 हमारे पास आ जाए, यानी ये चीज़ हमारे पास आ जाए दोबारा, और उसकी जगह पे फिर हम जो है वो x जो है वो लिख सकेंगे हम, ठीक है। तो ये तो इनको हम सॉल्व करने से हमारे पास जो है ये आ गया है, और यहाँ देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि x को इसके बराबर लिया, बजाय इसके कि ये अलग इसको करें, तो हम आयोटा को जो है वो अलग कर रहे हैं, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसके बाद फैक्टराइजेशन कर ली, तो ये आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये नहीं है हमारा इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमने ये किया कि 1/2 और फिर उसके बाद 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, इसमें प्लस √2 किया, माइनस √2 कर दिया, तो अब ये आ जाएगा 1/2, और फिर उसके बाद ये जो आपके पास आया है, ठीक है, इसके साथ ये ऐसे करें कि ये जो 2 है ये इस पूरे के नीचे लिखेंगे, तो वो 2 इसके नीचे भी आएगा, और यानी इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1/2 1 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, और ये आपके पास x के इक्वल है, तो इसकी जगह x लिख दीजिए, और माइनस, और ये जो है आपके पास हो जाएगा 1/2 टाइम्स √2, तो ये हो जाता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स से मल्टीप्लाई कर, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा ये √2, ये √2 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
1/√2। अब इन सबको इधर ले आए तो ये इक्वेशन बनेगी x² माइनस 1 प्लस √2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो बुक के आंसर में भी दी हुई है। तो ये इत्तेफाक से उस वक्त जो है वो सॉल्व जो है वो किसी दूसरी अप्रोच से कर रहा था मैं, तो इस तरह से जो ऐसे करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास आया है, तो ये जो नंबर था हमारे पास b इज इक्वल टू 1/2 आयोटा प्लस 1 प्लस √2, जो कि इसके अंदर था √2 आयोटा is algebraic over q√2। अब अगर आपकी देखना है कि ये जो b है ये अल्जेब्राइक नंबर है या नहीं, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो पॉलिनोमियल ऐसा बनाना होगा कि, और वो पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक। तो वो फिर आप इसके लिए जो है वो कर सकते हैं कि इसके लिए 4 डिग्री पॉलिनोमियल आपको ढूंढना होगा। अब इसके बाद देखिए कि हमारे पास जो है ये जो डोमेन्स होती हैं, जैसे कि ये हमें पता है कि एक एग्जांपल जो है वो मैं और आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह से z प्लस z²√m, ये हमारे पास जो है वेयर m इज ए नॉन स्क्वायर इंटीजर, m जो है वो नॉन स्क्वायर इंटीजर है। तो जो है ये पूरी डोमेन, यानी कि हम, होता ये है कि पूरी डोमेन को भी कहते हैं, यानी कि अब ये पूरी डोमेन जो है इस इंटीग्रल ओवर जेड है, यानी कि इसका हर एलिमेंट जो होगा वो इंटीग्रल ओवर जेड होगा। तो ये जो पूरी डोमेन है इज इंटीग्रल ओवर जेड। तो इस इंटीग्रल डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो इंटीग्रल ओवर जो है वो जेड हो जाएगा। जैसे कि ये अगर आपके पास है वो तो क्यूब जेड प्लस z√2 √2, तो इसका जो भी एलिमेंट होगा ये इस तरह से एलिमेंट्स होंगे a प्लस बी √2 सच दैट ए बी बिलोंग टू z। इस तरह से जो है इसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो भी एलिमेंट होगा वो इंटीग्रल ओवर z होगा, यानी कि उसके लिए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो z में आराम से बन जाएगा। तो अब ये सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये m कोई सा भी नॉन स्क्वायर इंटीजर हो जाए, तो क्योंकि इसका हर एलिमेंट इंटीग्रल ओवर z होगा, z का अपना तो होता ही है, तो इस वजह से जो है वो ये पूरी कहलाएगी इंटीग्रल ओवर z, यानी कि पूरी ये डोमेन है, तो ये डोमेन इज इंटीग्रल ओवर z हो जाएगी, ठीक। तो इसके एलिमेंट जैसे इस तरह से होंगे u प्लस वी √m के, ये अगर जो है वो z प्लस z√m में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनेगा जो कि u प्लस v√m जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर आप x माइनस यू इज इक्वल टू v√m लिख दें, तो फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये जाएगा x² माइनस 2ux प्लस u² इज इक्वल टू v² या m v², इसको भी इधर ले जाएं, तो हमारे पास पॉलिनोमियल x² माइनस 2ux प्लस u² माइनस mv² इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ये पॉलिनोमियल होगा, और इस पॉलिनोमियल में यानी जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए ये इस तरह से u और v जाहिर है उसके पता होंगे आपको, तो इस तरह का पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब अगर जैसे सिर्फ √2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब v1 है, u जो है वो आपके पास 0 है, आप यहाँ रखेंगे तो इसके लिए पॉलिनोमियल x² माइनस 2 बन जाएगा। तो इससे आप डायरेक्ट जो है वो बता सकते हैं कि ये जो है
पॉलिनोमियल है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे कोएफिशिएंट्स इंटीग्रल हैं। आपको पता है कि u और v इंटीग्रल है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, तो -2u जो होगा ये भी एक इंटीजर होगा। इसी तरह से क्योंकि u और v इंटीग्रल है और m नॉन स्क्वायर इंटीजर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये भी एक इंटीजर होगा। तो अगर ये सब इंटीजर है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल zx में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक डोमेन है, ये सारी क्वाड्रेटिक डोमेन कहलाती हैं क्योंकि इनके लिए जो पॉलिनोमियल बनता है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो पॉलिनोमियल की होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, उसके लिए क्या कहते हैं अलजेब्राइक इंटीजर होने के लिए। इसी तरह से z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर 2, ये भी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है m where m is a non-square इंटीजर, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी ये भी थी, वो कंडीशन ये थी कि m मस्ट बी 1 मॉड्यूलो 4। ठीक है, वो आपने पढ़ा था कि 1 मॉड्यूलो 4 नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इस तरह से इसका भी हर एलिमेंट जो होता है वो एक पॉलिनोमियल जो है वो बना रहा होता है। और इसके एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, इसके एलिमेंट जैसे अल्फ़ा ले लें तो वो अल्फ़ा जो है वो u प्लस वी और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2 ये एलिमेंट होगा, z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ z1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2 का। और इसके लिए जो पॉलिनोमियल बनेगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2u प्लस वी टाइम्स एक्स, वो आप ऐसे ही होगा कि इसको x के बराबर ले लीजिएगा, ये अल्फ़ा के बराबर ले, इस u को उधर ले जाइए स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व करें तो आपके इस तरह से आ जाएगा प्लस u स्क्वायर प्लस यू वी प्लस 1/4 टाइम्स 1 माइनस m वी स्क्वायर। अब आपको पता है कि क्योंकि m यहाँ पर 1 मॉड्यूलो 4 है, तो 1 मॉड्यूलो 4 होने की वजह से 1 माइनस m जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 1 माइनस m या m माइनस 1, एक ही बात है ना। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो m माइनस 1 हो जाता है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये कंडीशन इक्विवेलेंट है, m माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4। तो इसका मतलब है कि ये जो है m माइनस 1 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो m माइनस 1 क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर है और बाकी u v तो पहले इंटीजर्स थे, तो ये हमेशा जो है वो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि पूरी डोमेन जो है ये इंटीग्रल है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मज़ीद कुछ हम देखते हैं चीज़ें, वो ये कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि एक इंटीग्रल डोमेन हमारे पास है, ठीक है, ए और ये सब डोमेन है, ये भी एक एग्जांपल जो है वो मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है ए, ये सब डोमेन है बी की, एक एलिमेंट हम एज्यूम करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड लेट बी बिलोंग्स टू इंटीग्रल डोमेन बी। अब बी का एलिमेंट ये जो है बी, अगर इसके लिए ए के अंदर कोई पॉलिनोमियल मिल रहा है कि जिसमें बी रखने पे ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी इज़ इंटीग्रल ओवर ए। तो हम अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो बी है, लेट बी बिलोंग्स टू बी, बी इंटीग्रल ओवर ए, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल ओवर ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट ए नल
a1 till an-1 belong to a such that एक इक्वेशन होगी कि जिसमें b को यानी कि nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है b की डिग्री ओवर a पर। तो कोई भी जो है वो n की वैल्यू हो सकती है, तो nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा सच दैट ये कोएफिशिएंट्स a के होंगे, और उस पॉलिनोमियल में जब x की जगह b रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि हमारे पास इस तरह से आ जाएगा b टू द पावर n प्लस a सब n-1 b की पावर n-1 प्लस a1 b प्लस a नल इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, हमें ये बात पता है कि जो ए का एलिमेंट होगा वो बी का भी होगा, क्योंकि ए जो है वो बी की सब डोमेन है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि नाउ जो प्रोडक्ट ए बी है ये लाजमी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी बी में मौजूद होगा। अब हम प्रूव करने ये जा रहे हैं कि ये जो ए बी है ये भी, यानी कि अब हमारा क्लेम जो है वो ये होगा कि ए बी बिलोंग्स टू बी इज इंटेग्रल ओवर ए। ये ए बी भी इंटेग्रल ओवर बी ओवर ए होगा। ये तो क्लियर है कि ये ए बी जो है वो बी में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि बी के दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट बी में ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर बी का दूसरा एलिमेंट लें उसको बी से मल्टीप्लाई करें, और अगर बी अलजेब्राइक जी बी इंटीग्रल ओवर ए है तो जरूरी नहीं कि वो जो दूसरा एलिमेंट हमने लिया वो इससे मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट आए वो भी इंटीग्रल ओवर ए हो जाए। लेकिन अगर हम दूसरा एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं वो अगर ए का एलिमेंट है, तो क्योंकि वो ए का एलिमेंट है तो इस वजह से बी का भी होगा। तो ऐसा एलिमेंट जो कि ए का एलिमेंट है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बी में आएगा। तो अब ये एलिमेंट जो होगा ये प्रोडक्ट ये इंटीग्रल ओवर ए होगा। ये हमारा क्लेम है, इसको हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, इसके लिए जो है वो आप ये कर सकते हैं कि ए की पावर n से पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ए की पावर n से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ए की पावर n बी की पावर n प्लस, यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए बी के लिए भी ऐसा पॉलिनोमियल मौजूद होगा, ठीक है, अगर बी के लिए तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ए की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ए की पावर n-1 ए की पावर n टाइम्स बी की पावर n-1 टिल a1 a टू द पावर n b प्लस a नल a टू द पावर n इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हर टर्म से आपने a टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे लिख सकते हैं a b की पावर n प्लस a n-1, और a की पावर n थी, इसमें से हमने a अलग किया और a की पावर n-1 अलग किया। तो a की पावर n-1 b की पावर n-1, तो ये हो जाएगा a b की पावर n-1, फिर प्लस, अब ये a1 आ गया, a की पावर n है तो हमने इसमें से a की पावर n-1 अलग किया और a अलग कर लिया। जो a अलग किया वो b के साथ लिख दिया। तो ये हो जाएगा a b प्लस a नल a टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। और जाहिर है कि बीच में जो आते हैं उसमें होता है an-2 a स्क्वेयर a b की पावर n-2। तो इस तरह से प्रोडक्ट ए बी की पावर कोई ना कोई मिल जाती, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, इंटीजर जो है वो ए बी है, बी का एलिमेंट। असल में हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए का एलिमेंट था, सो ऑल a n-1 a till a1 a to the power n-1
A null, A n belong to A since A I belongs to, क्योंकि A को belong कर रहा था for all I is equal to 1 to n, बल्कि n से भी ज़्यादा के लिए ये हो सकता है। जो भी पावर लेंगे उसकी पावर जो है वो हमेशा जो है वो इसी के अंदर आएगी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत। तो जब सारी पावर्स ए के अंदर आएंगी तो इसका मतलब ये दो, और ए नल से लेके ए एन माइनस वन तक ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे, ये तो ए का ही था, ये पावर ए का एलिमेंट आ गई तो प्रोडक्ट ए में चला गया, ये भी ए में चला गया, ये भी ए में चला गया। तो अगर ये सब ए के अंदर आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट्स सारे ए में हैं। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर एन प्लस ए, इसको कोई नया नंबर कहते हैं, इसको आप कहते हैं कुछ और कहते हैं, सी कहते हैं या ए प्राइम कहते हैं, यानी ए प्राइम एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन टिल, इसको ए वन प्राइम कहते हैं एक्स टू द पावर, बस एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए नल प्राइम, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी को यहाँ रखने पे ये आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से हमारा ये क्लेम जो है ये प्रूव होता है। हेंस ए बी बिलोंग्स टू बी इज इंटीग्रल ओवर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल ओवर ए है। अब इसके बाद एक हम रिजल्ट देखते हैं। तो ये थ्योरम इस टॉपिक का दूसरा थ्योरम होगा। पहला थ्योरम हमने मेरे ख्याल से जो है वो, बल्कि पहले ही थ्योरम होगा इस टॉपिक का। थ्योरम वन इसे हम कह रहे हैं, लेट A is a submodule of B is a submodule of C be a टॉवर इंटीग्रल डोमेन। टॉवर इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये होता है कि आपके पास दो से ज़्यादा डोमेन्स इस तरह से हों कि एक दूसरे की सब डोमेन हो, फिर दूसरी तीसरे की सब डोमेन हो, तो इसे हम जो है वो टॉवर सब डोमेन कह देते हैं। ठीक है, टॉवर इंटीग्रल डोमेन्स हो गए। इफ़ C belongs to C belongs to C is integral over A, then C is integral over B। देखिए ये ऑब्वियस है, मतलब ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो बहुत ही सिंपल प्रूफ होगा इसका, कि अगर जो है वो ये C जो है वो कह रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट है जो कि इंटीग्रल ओवर ए है, तो वो इंटीग्रल ओवर बी भी होगा। क्लियर सी बात है। हमने अगर ये कह दिया प्रूफ, इसमें हमने कह दिया कि लेट सी बी इंटीग्रल, C belongs to capital C be integral over A, then there exists A1 A null A1 till an minus 1 belong to A such that C to the power n plus A n minus 1 C to the power n minus 1 till A1 C plus A null is equal to 0। तो
क्योंकि ये इंटीग्रल ओवर ए कहा हुआ है तो ये होगा। अब अगर इसको प्रूव करना है इंटीग्रल ओवर बी है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे किसमें बी में भी हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर ये कोएफिशिएंट्स हम कह रहे हैं ए में हैं और ए इज अ सबडोमेन ऑफ बी, देन all coefficients lie in B as well. ठीक है, तो as A is a subdomain of B, then A null A1 till an minus 1 belong to B. So C belongs to C is integral over B as well. ठीक है, तो ये समझ में आया? अच्छा, तो आज यहीं तक रखते हैं। जी सर। तो फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आगे अच्छा नेक्स्ट